सो वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन के ऊपर ये वीडियो बन रही थी, पार्ट 2 है इस चैप्टर का। और अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आई होप आपको क्लिस्टर क्लियर होती जा रही होंगी बातें कि किस तरीके से पार्टीशन जो हुआ उसके परिणाम हमने पहले पार्ट में देख लिए थे। अब हम पूरा प्रोसेस जान रहे हैं कि पार्टीशन में एक एक चीजें क्या हुई थी, कैसे कैसे चीजें होना स्टार्ट हुई थी। सो इन दिस वीडियो हम सेकंड पार्ट आगे कवर कर रहे हैं। आपने पहला पार्ट देखा होगा, अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पे जुड़ सकते हैं जिस पे आप लेवल है। आप अवेलेबल है नहीं है हो जाइए, तो कि आपको जो अपडेट होती है वो हमारे चैनल के थ्रू तो मिलती है, बट दूसरी और जगह है जहां आपका सपोर्ट और हमारा सपोर्ट जो है जरूरी है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपके लिए 24 घंटे खुली है। सो लेट्स टॉक अबाउट विद दिस। हमने पहले ही पढ़ लिया था पिछले पुराने चैप्टर में, पुराने पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से ओनली अबाउट 10 and 12% ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉय द राइट ऑफ द वोट। क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए और साथ में हिंदू मेजॉरिटी के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो था वो बनाया था। ये हमें पता था कि उस समय मिंटो और मोरले रिफॉर्म 1909 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमान जो है वो स्पेशली मुस्लिम को अपना वोट करेंगे और हिंदू जो है वो कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा कुछ वोट बैंक को बांटा गया था और लखनऊ समझौते के अंदर इस बात को काफी हद तक मान लिया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए और मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो फिर कहीं कुछ फायदा ही नहीं हो पा रहा था। इस हिसाब से हमने देखा था कि इलेक्शन की शुरुआत हो गई थी। पहली बार इलेक्शन जो था 1937 के अंदर पहली बार इलेक्शन हमारे भारत में देखने को हमें मिला। उस टाइम पीरियड पे ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 11 स्टेट्स थी। स्टेट्स दैट मीन्स प्रोविजंस थे, इतना आपको याद रखना है। और ये प्रोविजंस आजादी तक आते आते बढ़ चुके थे, लेकिन हमें आजादी तक नहीं देखना है। ये चीज हमने पहले ही देख ली थी कि पहली बार 1937 के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, जिसमें कम से कम क्या कहते हैं 11 प्रोविजन जो थे, 11 जो प्रोविजन थे उनमें से 8 प्रोविजन के अंदर कांग्रेस को काफी अच्छी तरीके से मेजोरिटी मिल गई थी, बट मुस्लिम लीग को नहीं मिल पा रही थी सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होने की वजह से। लेकिन वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहली बार इलेक्शन तो हुआ ना, इस इलेक्शन के अंदर हमें पता था कि टोटल पोलिंग जो हुई थी उसमें से 4.4% टोटल मुस्लिम वोट जो था उतना हमें इलेक्शन के अंदर देखने को मिला था। तो ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग को इतनी ज्यादा सीटें कहां मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग जो थी नेफा यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर एक भी सीट नहीं ला पाई। लेकिन क्या कहते हैं उसने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या कहते हैं कितने 84 में से सिर्फ 2 जगह पे ला पाई और सिंध में 33 में से 3 जगह पे ला पाई, क्योंकि वोट की मेजॉरिटी कम थी। सिंपल सी बात हमें समझनी है। बट कांग्रेस को हर जगह काफी हद तक बढ़त हमें देखने को मिली थी 1937 के इलेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविजंस यानी कि आज का हमारा यूपी के अंदर हुआ क्या था कि कांग्रेस की सरकार थी और साथ में मुस्लिम लीग दोनों। यूपी एक ऐसी जगह थी उस टाइम पीरियड पे, आप देख सकते हो आज भी क्षेत्रफल में और जनसंख्या के हिसाब से काफी बड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या के हिसाब से तो यूपी सबसे ज्यादा है, एरिया के हिसाब से राजस्थान के बाद यूपी ही आता है। यूनाइटेड प्रोविजन से अंदर ये बोला जा रहा था कि मुस्लिम लीग जिसको वहां पे सीट मिली थी थोड़ी बहुत, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो उनके साथ ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाए, किनके साथ, कांग्रेस के साथ। पर कांग्रेस को तो पूरी की पूरी मेजोरिटी मिल चुकी थी उसके अंदर, किसके अंदर, यूपी के अंदर, यूनाइटेड प्रोविजन के अंदर। तो ऑफकोर्स कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार क्यों बनाए। ऑफकोर्स नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसके पीछे कारण मेन बोला जाता है कि मुस्लिम लीग जो थी वो बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें जिनके पास होती थी उनकी मुखालफत करते थे। मुखालफत इन द सेंस उनकी बातों को मानते थे। जबकि मुस्लिम लीग जो कांग्रेस था वो ये कह रहा था कि हमें लैंडलॉर्ड का सिस्टम, जमींदारी प्रथा खत्म करनी है। इसी वजह से उन्होंने बोला कि यूनाइटेड प्रोविजंस के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी वो नहीं बनाई जाएगी। तो इसीलिए अच्छा, दूसरा ये था कि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से कट्टरवाद की आइडियोलॉजी को अपने पास रखती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम लोग जो थे वो वोट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम को ही वोट करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि 10 से 12% लेजिस्लेचर इलेक्शन के अंदर, लेजिस्लेचर इलेक्शन यानी कि आपको पता है एमपी के इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन में तो 10 से 12% लोगों को वोट करने का अधिकार था। तो बहुत कम लोगों ने तो वोट भी नहीं डाला होगा, बहुत सारे लोगों को तो वोट का भी नहीं पता होगा उस टाइम पीरियड में। लेकिन बात ये थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस हर धर्म के लोगों के साथ लेके चलना चाहती थी। कहने का मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी वो पूरी तरीके से एक सेकुलर आइडियोलॉजी हो सकती है, इसीलिए तो उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने की बात करी थी। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड के अंदर 1938 के अंदर, क्योंकि 37 में जैसे इलेक्शन हुआ
और बहुत सारी जगहों पे धर्म के नाम पर विभाजन होने की शुरुआत हो गई। क्योंकि देखो ना, जब एक मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा मुस्लिम लीग को ही वोट करे तो धर्म का बंटना, लोगों की सोच का बंटना, आइडियोलॉजी का बंटना तो वहीं से शुरू हो चुका था। इसीलिए कहीं कहीं लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो ज्यादातर अगर हिंदुओं के बारे में सोचेगी, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचेगी, तो कहीं ना कहीं हेट्रेड पैदा होगा। इसी वजह से 1938 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ना तो हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य हैं और ना ही हम आरएसएस के सदस्य हैं। मतलब हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये कहना चाहती है कि 1938 के अंदर हम इन दोनों ही लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी के लोगों का यह मानना था कि वो पूरी तरीके से हिंदू, भारत को एक हिंदू का देश बनाना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि सिर्फ हिंदू राज ही बने, क्योंकि मुस्लिम प्रांत के लोगों को भी उतनी ही बराबरी देना चाहते थे जितना वो मुस्लिमों को दे रही थी या इंडियंस को दे रही थी, मतलब सॉरी हिंदुओं को दे रही थी। अब क्योंकि अखिल भारतीय और आरएसएस उस टाइम पीरियड पे काफी बहुत टाइम पहले बन चुके थे, देख सकते हो ये 1915 में फाउंड हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी 1933 से बन गई थी। उसके बाद ये देख सकते हो 1925 में फाउंड हुआ था। और इस टाइम पीरियड पे 1938 के टाइम पीरियड पे इन दोनों के पास लगभग 1 लाख से भी ज्यादा इनके पास अपने वॉलंटियर थे जो हिंदुओं की आइडियोलॉजी को ही फैलाने की कोशिश करते थे। इससे मुस्लिम लीग के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि भारत अगर इन फ्यूचर बनेगा तो कहीं ना कहीं वो हिंदुओं का ही देश बन जाएगा, जिसमें मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन था। दैट इज वाई ऐसा कहा जाता है कि 1940 के अंदर जाके, मार्च 1940 के अंदर एक लार्जेस्ट गैदरिंग हुई। इस गैदरिंग के अंदर ये मेंशन तो नहीं था कि वो पाकिस्तान की अलग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम तक भी पाकिस्तान की डिमांड नहीं हुई थी। लेकिन लोगों का यह मानना था कि मुस्लिम लीग जो है पूरी तरीके से मुसलमानों के फेवर के बारे में बात करती है, और उस टाइम पीरियड पे बहुत से मुस्लिम कांग्रेस को भी चाहते थे या हिंदुओं की आइडियोलॉजी को भी पसंद करते थे। समाज में 2 टाइप के लोग होते ही हैं। 1940 में पहली बार एक रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन उसमें कभी ये नहीं कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अब लोगों का ये मानना है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जहां पे एक सिकंदर क्या नाम है इनका, सिकंदर हयात खान जो यूनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश करा था। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप देख सकते हो उनको काफी अच्छी नॉर्थ पंजाब के हिस्सों में काफी अच्छी इनको पकड़ थी, लेकिन इन्होंने कभी मेंशन ये नहीं करा। इन्होंने इवन ये कह दिया कि वो हमेशा चाहते हैं कि भारत की एक मूल इकाई के रूप में बने रहे। कांग्रेस उस टाइम पीरियड पे जीती हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पे मुस्लिम लीग और दूसरी एक यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उस टाइम पीरियड पे काफी फेमस पार्टियों में से एक थी ये, और ये मुसलमानों का काफी वोट गेन कर चुकी थी। इवन इन लोगों ने भी कभी नहीं कहा कि वो पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि देश में पूरी तरीके से क्या कहते हैं टूटने की बात हो। इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि कभी भी मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां पे स्पेशली हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में सोचा जाता हो। तो एक स्टेटमेंट थी। लेकिन लोगों का मानना है कि मोहम्मद इकबाल के से निकला हुआ एक कोट कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो उर्दू के बहुत बड़े पोएट है ना, इनकी लाइन लिखने के बाद नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम जो थे उन्होंने ऐसा कहा कि शायद से इस वजह से मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया कि अब जब लोग कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान है किसका? तो हिंदुस्तान में फिर बाद में जाके इसी वजह से क्या कहते हैं बोला गया कि पाकिस्तान का पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के जो हिस्से होंगे वो हिस्सा पूरा का पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। तो इस वजह से मतलब अर्ली शुरुआत किसी को नहीं पता है कि अर्ली एग्जैक्टली कहां से हुई थी, लेकिन कुछ कुछ कहानियां बता रखी है। सडन पार्टीशन में अगर हम बात करें, रेजोल्यूशन 1940 में पास हो चुका था, टूट तो जाता देश, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का मेन मकसद आप लोगों को पता था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर फिर बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इवन गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऐसा बोला जाता है कि शायद से मुस्लिम लीग इसी टाइम पीरियड पे अंग्रेजों के साथ जुड़ चुकी थी, तो उस टाइम पीरियड पे ये अंग्रेजों के दिल में ये बात घर करने लग गए थे कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो मुसलमान लोग हैं उनको साथ देने वाले सिर्फ मुस्लिम लीग ही है, और जो हिंदुओं का साथ देने वाला है वो कांग्रेस पार्टी है। तो इस हिसाब से सिर्फ एक ही क्या कहते हैं मुस्लिम लीग पार्टी बचती है, जो सोलो पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे वो जेल के अंदर बंद थे, गांधी जी को 1944 के अंदर छोड़ा गया था, और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमें अच्छे तरीके से पता है कि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। इसलिए भारत के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के अंदर ये बोला गया कि भाई हमने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया। उस टाइम पीरियड में भारतीय सेना
और जो क्या कहते हैं इंडियन के जो कांग्रेस के जो लोग थे, गांधी थे, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट हम इस बिहाफ पे करेंगे अगर क्या कहते हैं वो हमें पूरी तरीके से वादा करे कि इस वॉर को खत्म होने के बाद वो हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा ये हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से 1939 के अंदर 1937 के अंदर अभी तो इलेक्शन हुआ था, मात्र 2 साल के अंदर कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। तो इस वजह से ऐसा कहा था कि 1940 के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो और ज़्यादा, मैं कहता हूँ, पकड़ में या और ज़्यादा ग्रैब करने में क्या कहते हैं मतलब आपके ब्रिटिशर्स को काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। अब इन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है उस समय इंग्लैंड के अंदर वेस्टर्न चर्चिल जो थे उन्होंने इनको भेजा, इन व्यक्ति को भेजा और ये कहा कि जाके आप ये देखिए कि जो आंदोलन करता है उनकी डिमांड क्या है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी डिमांड तो यही है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको साथ देंगे और क्या कहते हैं आप हमें बाद में आज़ाद कर देना। लेकिन ये मना कर दिया गया। और उस टाइम पीरियड पे क्रिप्स उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं। फिर गांधी जी ने कहा कि आपको अगर हमारी आर्मी का सपोर्ट चाहिए, हमारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप अपने जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के अंदर किसी इंडियन की अपॉइंटमेंट करवा दीजिए। तो ये भी अंग्रेज लोग नहीं माने। सो दैट इज वाई भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मुस्लिम लीग बहुत पकड़ में आ जा रही थी लोगों के, मतलब कहने का मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मुस्लिम लीग अपनी काफी जड़ें मजबूत कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस देश का रिप्रेजेंटेशन तो कर रही थी, पर पूरी तरीके से नहीं। फाइनली ये खत्म होता है, जब वॉर खत्म होता है तो वहां पे एटली की सरकार आती है, विंस्टन चर्चिल हार जाता है, लेबर पार्टी आती है। लेबर पार्टी कहती है कि ठीक है हम तुम्हें आजादी दे देंगे, इसलिए वायसराय नए चुने जाते हैं, विवेल करके इनका नाम है, और ये आजादी की बात कर लेते हैं। जब आजादी की बात होती है तो ड्यूरिंग आजादी के बाद 1946 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 1946 के अंदर दोबारा से एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन होने चालू होते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा कांग्रेस जो थी वो काफी सीटों को जीत जाती है और मुस्लिम लीग अपने रिजर्व्ड इलाकों को जीतती है। ये बात आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझनी होगी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्शन प्लान चलाया गया था। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले तो वॉर की बात देख लीजिए। जिस टाइम पीरियड पे वॉर चल रहा था तो जिन्ना डिमांड दैट लीग हैड एब्सोल्यूट राइट टू चूज ऑल द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि भाई हम पूरी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वो अकेले ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किस चीज का, मुसलमानों का। क्योंकि 1946 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें से जो कांग्रेस थी वो काफी हद तक 93.3% जो जनरल सीटें थी वो काफी हद तक वो कैप्चर करने वाली जगहों में से एक थी। मतलब कांग्रेस ने काफी हद तक लोगों के वोटों को कैप्चर कर लिया था, जबकि मुसलमान के वोटों को पूरी तरीके से रिजर्व सीटों को, जैसे पंजाब, सिंध और बंगाल, इधर के इलाकों में क्या कहते हैं जो आपका मुस्लिम लीग था उन्होंने जीती थी। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि it won all 30 reserved constituency in the center with 86% and Muslim vote and 42 out of 59 सीट of the provisions। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने कम सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीत ली थी। लेकिन मुस्लिम लोगों का क्या कहते हैं सपोर्ट देने वाले, साथ देने वाले सिर्फ मुस्लिम लीग ही थी। इस हिसाब से अगर हम 12% के वोट के हिसाब से देखें लेजिस्लेचर के इलेक्शन में तो ऑफकोर्स काफी हद तक वोटिंग का राइट्स कांग्रेस को मिला, पर सेंट्रल में सिर्फ 1% के इलेक्शन के अंदर, सेंट्रल असेंबली में सिर्फ 1% के लोगों ने ही क्या कहते हैं मुस्लिम लीग को वोट करा था। इस हिसाब से बातें तय नहीं हो पा रही थी कि कौन सा हिस्सा मुस्लिम को देना चाहिए और कौन सा हिस्सा हिंदुओं को देना चाहिए। इस हिसाब से दोबारा से हमारे इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 के अंदर। 3 बंदे आए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी होगी और उस तरीके से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 1 लाख लोगों पे एक जगह को चुना जाएगा, टोटल इतने मेंबर होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इतने होंगे, प्रिंसली स्टेट से इतने होंगे, सभी लोगों को जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके बाद हम क्या कहते हैं यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हटा के हमें ट्रांसफर वोट सिस्टम को बनाना पड़ेगा। इस हिसाब से हम इस मेथड के हिसाब से हर स्टेट के अंदर इलेक्शन करवा पाएंगे। 11 प्रोविजंस थे या 13 या 15 प्रोविजंस थे, उन जगह पे इलेक्शन दोबारा होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि सेक्शन ए ये होगा, सेक्शन बी ये होगा, सेक्शन सी ये होगा, इस हिसाब से 3 सेक्शंस बनाए गए वोट करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग जो थी वो इसको नहीं मान रही थी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि सभी मुसलमान या सभी हिंदू भारत में अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं चाहते। इस हिसाब से ये पूरी तरीके से पार्टीशन जो हुआ 16 अगस्त 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन प्लान खेला गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारा दंगा वंगा हुआ। देन फाइनली ये पार्टीशन जो था वो होता है। तो मार्च 1947 के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो वोट जीतती है और कहती है कि ठीक है पंजाब के 2 हिस्से करे जाएंगे, एक पार्ट मुस्लिम मेजोरिटी को दिया जाएगा और दूसरा जो है वो हिंदू को दिया जाएगा। इस तरीके से पंजाब जो है आधा कर दिया गया और बंगाल
साल जो है उसमें भी इसको ऐसा करा गया कि ठीक है इसको भी अलग किया जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई, मुस्लिम लीग ने इस तरीके से कहा कि भाई हमें क्या कहते हैं, अलग हिस्सा तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन हिस्सों के ऊपर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उस हिस्से को पाकिस्तान बना दिया जाए, और जिन हिस्सों पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। इस तरीके से पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन वी अंडरस्टैंड दैट बहुत बुरा हुआ था, उसके बारे में आपने पॉलिटिक्स में बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी है। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़ के जाइएगा।